मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 फोर्थ पार्ट बी का है ये। यहाँ पे हम कवर करेंगे जो फोर्थ का है पूरा लेक्चर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैं वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, तो आपको अपडेट आती रहेगी। इंडिया ने अपोज करा है बाइंडिंग पैक्ट जो ओपन सर्विसेज ट्रेड का है WTO में। तो सर्विस ट्रेड क्या है WTO को, उसको पहले समझना पड़ेगा। वो अभी आएगा आगे जाके। पर कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने पूछा है कि हमें एनवायरनमेंट रिलेटेड सर्विसेज लानी चाहिए जो अफोर्डेबल हो थ्रू इंक्रीज मार्केट, और ये WTO मेंबर्स कर सकते हैं। हाउएवर इंडिया ने अपोज करा है इस मूव को। ये बोल रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्ड इन फ्लेक्सिबिलिटीज चाहिए ताकि वो डेवलप करें हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, और प्रोवाइड करें एक जनरल अग्रीमेंट जो ट्रेड का हो सर्विसेज में। डेवलपिंग कंट्रीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है जो कुछ फ्यू सेक्टर्स में होती है, और लिबरलाइज करती है कुछ फ्यूअर टाइप्स का जो ट्रांजिशन होती है, और प्रोग्रेसिवली एक्सटेंड करता है मार्केट एक्सेस को। इंडिया ऐड करता है इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पे है कि जो इंडिया है वो ऐड हुआ है एक इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए जिसका नाम है सीरियस टॉक या डिस्कशन, जो मोड 4 पे है, जो सर्विसेज नेगोशिएशन से रिलेटेड है। अब इसमें बड़े सारे मोड्स आते हैं एक्सपोर्टिंग कंट्री और इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में। एक मॉडल 1 होता है डायरेक्ट क्रॉस बॉर्डर सर्विस, सेकंड होता है कंजम्पशन अब्रॉड, थर्ड है क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लो, फोर्थ है क्रॉस बॉर्डर लेबर मूवमेंट। यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए जो नेगोशिएशंस हैं वो ईजियर रहते हैं मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल के लिए। गैट जो है फर्स्ट मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है जो कवर करता है ट्रेड सर्विसेज में या किसी भी सिमिलर ऑब्जेक्टिव है, जो जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ और ट्रेड पे बात करता है। ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क जो कि बात करता है रूल्स गवर्निंग सर्विस ट्रेड, और इस्टेब्लिश करता है एक मैकेनिज्म जो कंट्रीज़ के लिए कमिट करता है, लिबरलाइज करता है सर्विसेज, एंड प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म जो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट। ये नेगोशिएशन हुई थी ओरगसी राउंड में और 1995 में आई थी। ये फार्म सब्सिडी की बात कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। डेवलप कंट्रीज जैसे US, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन ने बोला है इंडिया को कि वो सपोर्ट करे अपना ऑफर फार्मर्स को, कह के कि आपका जो डी मिनिमिस एंटाइटलमेंट है वो WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में आता है। डी मिनिमिस क्या है, एक मिनिमम अमाउंट है डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए जो अलाउ करा जाता है, इवन तो जो डिस्टॉर्ट ट्रेड है वो 5% तक का हो सकता है, जिसका वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन डेवलप कंट्रीज़ का 5% है और 10% है डेवलपिंग के लिए। हाउएवर जो रिपोर्ट आई है सेंटर के द्वारा जो WTO को स्टडी करता है वो बताता है कि हर फार्मर का एम्बर बॉक्स एंटाइटलमेंट जो इंडिया का एक स्मॉल सेक्शन है वो डेवलप नेशन का है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ पीपल जो एंगेज है एग्रीकल्चर में वो हायर है इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, और मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो है वो लो इनकम और रिसोर्स पुअर पे है। एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करूँ तो सब्सिडी 3 तरह की होती है, सबने पढ़ा होगा WTO जब पढ़ होंगे। तो ग्रीन बॉक्स होता है आपको सब्सिडीज जो आते नहीं है डिस्टॉर्ट रेट पे, और ये मिनिमल डिस्ट्रप्शन कॉज करता है, इसमें लिमिट नहीं होती। एम्बर बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज आती है, इसमें 5% होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, जो 10% होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का। ब्लू बॉक्स में सब्सिडी आती है जो अलाउ करते हैं, और ये डिसाइड होनी चाहिए और डिमाइज होनी चाहिए, और यहाँ पे ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होता ज़्यादा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आपकी स्क्रीन पे है, इन्वेस्टमेंट है इंडिया का रिजीम। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है जो रिसेंटली अभी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड ने एक डेटा रिलीज़ करा है FDI का प्रोफाइल, FDI का कितना इन्फ्लो आता है इंडिया में। इंडिया को अगर बात करूँ तो इंडिया ने जंप करा है 18% पे, जो कि आता है 2019-2020 का। इंडिया का रैंकिंग की बात करें तो टॉप 10 आता है FDI में, और ईज़ ऑफ रैंकिंग आपको पता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंक है वो 63 है। स्टिल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 2% तक रही है GDP के। यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए जो FDI इक्विटी इनफ्लो है इंडिया में 2019 से 20 में वो 49.9 बिलियन था, जो कि लोअर था एनुअल फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस। उसी
पीरियड में, जो कि 83 बिलियन था। तो इंडिया का प्रोफाइल हम देख लेते हैं, फिर रिसेंट डेवलपमेंट देख लेते हैं। 5 सेक्टर्स कौन से? सर्विसेज, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकॉम, ट्रेडिंग और ऑटोमोबाइल। तो टॉप 5 सोर्सेज कौन से? सर्विसेज में बात करूँ तो सिंगापुर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की मॉरिशस, टेलीकम्युनिकेशन नीदरलैंड, ट्रेडिंग है कैमन आइलैंड और ऑटोमोबाइल है यूएसए। टॉप 3 डेस्टिनेशन कौन सी है? सर्विस की बात करूँ और कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की बात करूँ तो महाराष्ट्र 30% है। महाराष्ट्र में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन और कुछ ट्रेडिंग का आपका 18% है, और दिल्ली का ट्रेडिंग और ऑटोमोबाइल में आपका 17% है, ऐसा समझ लीजिए। जो डिफेंस है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंडर जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो ब्रिंग करती है एफडीआई को 49%, जो ऑटोमेटिक रूट पे आती है, और ये 75% भी ला सकती है गवर्नमेंट रूट के। जो भी रिजल्ट हो वो एक्सेस देता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का और अदर रीजन जो है। न्यू पॉलिसी जो है रेस करती है एफडीआई की ऑटोमेटिक रूट पे, ताकि वो डिफेंस मिनिस्टर को अप्रूवल दे दे, ताकि काम आसान हो जाए। और यहाँ पे 49% से बढ़ के 74% तक का है नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज है, जो एक कंडीशन है। गवर्नमेंट रिजर्व कर सकती है कुछ राइट टू रिव्यू कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में जो कि इफेक्ट करे नेशनल सिक्योरिटी। डीटीएच सर्विसेज की बात करूँ तो 100% एफडीआई है डीटीएच सर्विसेज में, और ये लाइसेंस इशू कर सकता है कोई भी 20 सालों के लिए। डिजिटल न्यूज़ क्या है? डिजिटल न्यूज़ का 26% का कैप लगाया है, ताकि फॉरेन इन्फ्लुएंस और इंटरवेंशन देखा जा सकता है। ऐसा कभी कभार हो सकता है कि फॉरेन सर्विसेज अगर बढ़ जाती है, इनका ज़्यादा मार्केट आ जाता है, तो वो इंडिया की पॉलिटिक्स को चेंज कर सकती है, ऐसा भी रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है बाहर का भी। एयर इंडिया की बात करूँ तो 100% एफडीआई है एयर इंडिया में, जो एनआरआई के लिए ऑटोमेटिक रूट पे। गवर्नमेंट ने अमेंड करा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स इसके लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, बीआईटी। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें बोली गई थी कि बीआईटी को रिव्यू करा जाए 2016 वाला। बीआईटी क्या है? बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो साइन होती है 2 कंट्रीज़ के बीच में, ताकि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट रहे इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये ट्रीटी इम्पोज करती है कुछ रेगुलेटरी बिहेवियर होस्ट स्टेट पे, और लिमिट करती है इंटरफेरेंस, जो कि राइट सिक्योर करता है फॉरेन इन्वेस्टर का। कुछ कंडीशन देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट करती है होस्ट स्टेट को फ्रॉम टेकिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम ओनर, इन्वेस्टमेंट बारिंग जो पब्लिक इंटरेस्ट या एडिक्वेट कंपनसेशन होता है। इम्पोज करती है ऑब्लिगेशन होस्ट स्टेट पे, और उनको देती है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉरेन इन्वेस्टर को। ये अलाउ करती है ट्रांसफर ऑफ फंड, जो कि सब्जेक्ट है कंडीशंस का, जो उसके ट्रीटी के अंडर आता है। अलाउ करती है इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कि वो केसेस लाए अगेंस्ट होस्ट स्टेट, जो भी लैटर अगर सॉवरेन रेगुलेटरी मेजर्स कंसिस्टेंस नहीं है बीआईटी के साथ। ये देखती है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जो कि आता है इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट के अंदर, और ये डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म सेटअप करता है। की फीचर्स क्या है इंडिया की तरफ 2016 की बात करें तो इसमें डिफाइन करा है इन्वेस्टमेंट को कि एक मॉडल बीआईटी है जो मूव करता है फ्रॉम ब्रॉड एसेट बेस्ड डेफिनेशन जो इन्वेस्टर का है टू एंटरप्राइज बेस्ड डेफिनेशन, जहाँ पे एंटरप्राइज को एसेट लेकर जाना पड़ता है। एमएफएन की बात करूँ मोस्ट फेवर नेशन, तो ये प्रोविजन बीआईटी में है और ये क्रिएट करता है लेवल प्लेइंग फील्ड जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, और प्रोहिबिट करता है होस्ट स्टेट को जो डिस्क्रिमिनेट नहीं करे ताकि इन्वेस्टर्स को। इंडिया का मॉडल बीआईटी कम्प्लीटली एक्सक्लूड करता है एमएफएन क्लॉज को, ताकि वो प्रिवेंट करे फॉरेन इन्वेस्टर को, ताकि वो कोई भी एडवांटेज ना ले ले प्रोविजन का, और बोरोइंग प्रोविजन भी है इसमें एमएनएफ ने। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट है। इसका मतलब ये है फॉरेन इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड है कोई भी अनएक्सेप्टेबल मेजर्स के जो होस्ट स्टेट का बाय जो रूल्स है इंटरनेशनल लॉ के। और यहाँ पे 2016 में मॉडल बीआईटी कंटेन नहीं करता एफईटी प्रोविजन, क्योंकि यहाँ पे आईएसडीएस ट्रिब्यूनल जो है ऑफन इंटरप्ट करता है इस प्रोविजन को ब्रॉडली। इंस्टेड इस प्रोविजन में ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो प्रोहिबिट करते कोई भी कंट्री को, ताकि वो
मतलब ताकि वो सब्जुगेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ना हो, और मेजर करता है कॉन्स्टिट्यूट ताकि वायलेशन ना हो कस्टमर की इंटरनेशनल लॉ का। ISDS मैकेनिज्म क्या है, इंडिया ने क्वालिफाई करा है इस कंटेंट का जो ISDS में रिक्वायर करता है फॉरेन इन्वेस्टर को कि वो एग्जॉस्ट करे लोकल लिमिटीज़ को ताकि वो ना आए इंटरनेशनल उसमें आर्बिट्रेशन में। यहाँ पे पीरियड है जो 5 ईयर्स का है, और यहाँ पे 5 ईयर के बाद ही आपका देखा जाता है, एटलीस्ट 5 साल का तो पीरियड होना चाहिए, और फिर आर्बिट्रेशन के बाद अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो आर्बिट्रेशन पर आता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है, ये एक वर्ल्ड लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जो डिवोटेड है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट में। ICSDI एस्टैब्लिश हुआ था 1996 में। किस कन्वेंशन के द्वारा? सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो कि लीगल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे होता है, कंसोलिडेशन होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। ICSID कन्वेंशन रेटिफाई होता है 155 कंट्रीज़ के द्वारा, और इंडिया पार्टी नहीं है ICSID के कन्वेंशन के अंडर। की कॉन्सेप्ट्स क्या है और एंटिटीज़ क्या है न्यूज़ में? एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? इंडिया ने इम्पोज करा है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, और यह एंटी बैक्टीरियल ड्रग साइप्रोफ्लॉक्सिन जो इंपोर्ट होता है चाइना में। एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज होती है कब इम्पोज होती है? जब कंट्री या फॉर्म एक्सपोर्ट करता है एक आइटम दूसरी कंट्री को लोअर प्राइस में देन जो उसका डोमेस्टिक प्राइस है। ये इम्पैक्ट करता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इम्पोर्टिंग कंट्री में, और उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी हिल जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने रिकमेंड करा है एंटी डंपिंग ड्यूटी, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिवी करेगा ये ड्यूटी। CIRINS ग्रुप काइनेस ग्रुप ये कोलिशन है 19 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग नेशंस का जो लॉबी करता है एग्रीकल्चर ट्रेड लिबरलाइजेशन को। इसका जो अकाउंट है वो 25% से ज़्यादा है वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, और ये 1986 में फाउंड हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है काइनेस, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी रॉन्ग है तो आप देख लो ना, पर इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। डेप्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव एम करता है ग्रांट डेप्ट सर्विस देता है सस्पेंशन जो पुअर कंट्रीज़ को होती है। ये अलाउ करता है पुअर कंट्रीज़ को वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं रिसोर्स पे, जो ताकि वो फाइट करे अगेंस्ट पैंडमिक। ये इंडोर्स करा जाता है वर्ल्ड बैंक, IMF, G20 कंट्रीज़ के द्वारा जो अप्रैल 2020 में होता है। एशिया पैसिफिक ग्रुप और मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है, यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फोकस करती है, इंश्योर करती है मेंबर्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होता है अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग या प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में रहते हैं। इंडिया इसका मेंबर है। करेंसी मैनिपुलेटर मॉनिटरिंग लिस्ट इंपॉर्टेंट है, US ने वंस अगेन बोला है, इसमें इंक्लूड है इंडिया में जो उसकी मॉनिटरी लिस्ट ऑफ कंट्रीज में आती है कि पोटेंशियली क्वेश्चनेबल फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी या करेंसी मैनिपुलेशन जो है। करेंसी मैनिपुलेशन एक लेबल दिया गया है US गवर्नमेंट के द्वारा उन कंट्रीज़ को कि जब US को लगता है कि यार ये अनफेयर करेंसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिलिबरेटली हो सकता है, चाहे डिवैल्यूएशन करो अपनी करेंसी का अगेंस्ट डॉलर। डेजिग्नेशन क्या है इस कंट्री का कि करेंसी मैनिपुलेटेड, मतलब उसमें इमीडिएटली कोई अट्रैक्ट नहीं करता कोई पेनल्टीज, बट ये डेंट देता है कॉन्फिडेंस ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हैंडीक्राफ्ट एंड GI टॉयज़ जो एग्जेम्प्ट होते हैं फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। ये स्टेप लिया गया था, एक विजन था कि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा जो सेल्स और एक्सपोर्ट का होगा और बूस्ट अप करेगा सेल्स ऑफ इंडिजिनियस टॉयज़ का इसके कंट्री के अंदर। यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट था। आपने अगर देखा हो कि हमारा जो प्रोग्राम था आर्ट एंड कल्चर का, आप उस पर देख सकते हो, जो कि मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। आर्ट एंड कल्चर की पूरी प्लेलिस्ट है। DPIIT ने एग्जाम करा है फ्रॉम यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड मार्क जो लाइसेंस के अंडर। न्यूज़ वो है ईरान की नई करेंसी। ईरान के पार्लियामेंट ने एक बिल पास करा है जो चेंज करता है मॉनेटरी यूनिट राइल का टू पॉपुलरली यूज तोमान। तोमान इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तोमान जो उसका वर्थ होगा वो 10,000 राइल्स के बराबर होगा इस नए करेंसी सिस्टम के अंडर। इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म हो जाती है और नया लेक्चर में हम नई चीज़ें बात करेंगे।